प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्लाह खान हूँ। प्रोग्राम है परदेश से देश तक, और आज के इस प्रोग्राम में हम एक खातून शहनाज सुल्ताना का मामला आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके शहर इस्लामाबाद से है और ये एक अरसे से बरतानिया में मुक़ीम है। और इन खातून का कहना यह है कि इन्होंने 2004 में इस्लामाबाद में घर बनाने का इरादा किया और इस सिलसिले में इन्होंने 2 प्लॉट ख़रीदे। एक अपने फार्म हाउस के लिए ख़रीदा और एक और इन्होंने प्लॉट ख़रीदा। एक सिमडी डैम रोड पर वाक़ था और एक जो है वो बनी गाला में प्लॉट वाक़ था। अब इन 2 प्लॉट्स के एवज़ इन्होंने शाहिद नामी एक शख्स था, उसको 20 लाख रुपए बयाने की रकम अदा की। जैसा कि आम तौर पर प्लॉट्स ख़रीदने में होता है कि आप पहले बयाना अदा करते हैं। इन्होंने बयाना अदा किया और उसके बाद ये मुकर्ररा जो वक्त था उसमें ये इनसे पेमेंट रिसीव ना की गई और ये मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाए बगैर ही बरतानिया वापस चले गई। और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो साहब जिन्होंने बाकी के पैसे लेकर इनको इस प्रॉपर्टी के सारे जो कागजात थे वो मुहैया करने थे वो उन्होंने ना किए और ये 20 लाख रुपए की जो रकम थी वो इनकी हड़प हो गई। अब ये काफ़ी अरसे से इनका शायद नामी शख्स से कोई रब्ता नहीं है। ये चाहती हैं कि 20 लाख रुपए का जो मामला है ये समेटा जाए, इनको पैसे वापस किए जाएं। एक दफ़ा बातचीत करने के बाद और मुज़ाकरात के बाद इनको उस शायद नामी शख्स ने 20 लाख रुपए का चेक दिया था कि जी आप ये चेक रख लें, आपकी रकम वापस हो जाएगी, लेकिन वो चेक भी बाउंस हो गया। तो इस तरह से इनको आज तक इनकी रकम की अदायगी नहीं हो सकी और ना ही इनको प्लॉट मिल सके। अब ये तो है मोटी मोटी बात जो मैंने आपको बताई है, जो मेरे इल्म में थी। अब बाकी की तफसीली बात जो है वो हमारे नुमाइंदे राजा साहब आपको बताएंगे, जिन्होंने इस पर बहुत तफसील से काम किया। और इसके साथ साथ मकसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि बहनोई हैं मुतासरा खातून के, और ख़ुद मुतासरा खातून शहनाज सुल्ताना भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब मकसूद खान साहब का रोल इस कहानी में यह है कि इन्होंने उस डीलर से या उस शख्स से मिलवाया था जिसको इन्होंने 20 लाख रुपए की रकम अदा की थी। तो मकसूद खान साहब ने तो हो सकता है कि नेक नियति से ही काम किया हो, लेकिन बहरहाल वो ये कामयाबी से डील नहीं करवा सके। आगाज़ में मकसूद खान साहब से कर लेता हूँ और फिर राजा काशिफ साहब से इसकी तफसीलात लेते हैं और फिर देखेंगे कि शहनाज सुल्ताना साहिबा इस पर क्या मौक़िफ़ देती हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे साथ उसामा खान साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, उनसे हम कानूनी राय लेंगे। उसामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब मैं मकसूद खान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ये क्या हुआ क्या? ये एविएशन डेवलपर्स, ये नाम से तो ऐसा लगता है एविएशन का कोई इदारा है, तो इसका कोई एविएशन से ताल्लुक़ था? आपने अपने तौर पर कोई तहकीक की होगी तभी आप इन खातून को लेकर, अपनी जो करीबी रिश्तेदार हैं शहनाज सुल्ताना साहिबा, इनको लेकर आप उस शख्स के पास गए होंगे। तो क्या हुआ क्या ये सारा मामला? आप किस नतीजे पर पहुंचे इतने सालों में? ये जो शाहिद कुरैशी साहब हैं ये मेरे कज़न हैं। अच्छा, मेरे रिश्ते के कज़न लगते हैं और शहनाज सुल्ताना साहब भी उन्हें जानती हैं। ठीक है। हेलो, जी जी जी, सुन रहा हूँ मैं, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है जी जी। और नंबर 2 चीज़ ये कि ये जो प्लॉट और फार्म हाउस जो है ये 10-10 लाख का ही तय हुआ था इसकी प्राइस। उन्होंने कहा था आप दें और हम आपको फौरी तौर पे ये प्रोवाइड कर देंगे। ये 20 लाख रुपए कुल रकम अदा की थी? ये आप कह रहे हैं कि ये बयाना नहीं था, ये कुल रकम थी? ये पूरी रकम थी। अच्छा, 10 लाख का फार्म हाउस था, ओके, 20 कनाल का, और 10 लाख जो है वो 1 कनाल का प्लॉट था बनी गाला में। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रकम अदा कर दी, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने उसको वो हैंडओवर नहीं की चीज़ें। फिर उन्होंने हमें 2009 के अंदर ये शहनाज सुल्ताना साहबा को चेक दिया कि ये मैं आपको इतने अरसे के अंदर हम आपको कर देंगे और ये चेक आप रख लें। वो चेक किया, चेक बाउंस हो गया। ठीक है। उसकी बाद की डिटेल आपको शहनाज बाजी बता देंगी। तो वो क्या हुआ क्या? वो जो शाहिद साहब है उनका क्या हुआ? वो कहाँ गए, आपके कज़न जो हैं? वो लाहौर में है जी। राब्ता रहता है आपका? नहीं, मेरा राब्ता नहीं रहता उनसे, मेरा तो फ़ोन ही नहीं अटेंड करते वो। और आज भी जो है मैंने नंबर किसी उनके आपने? चचाजाद भाई से बात करके नंबर लिया। 2009 में उनके चेक बाउंस हुए ना जी। 2009 से लेके अब तक तकरीबन 10 साल होने को हैं। तो 10 साल में आपने कभी उनसे मुलाकात भी की? जी मैं लाहौर गया था पिछले साल दिसंबर के अंदर और मैंने यही बात की थी कि ये वापसी के ऊपर मैंने और शहनाज बाजी दोनों ने वहाँ जाना था लाहौर, और उनके और बहन भाइयों से भी बात करनी थी कि भाई ये मसला है। फिर ये काफ़ी अरसा हो गया इस बात को। ठीक है, सही है। अच्छा भाई, राजा काशिफ साहब, ये एविएशन डेवलपर्स के नाम से जो बनाया गया है,
इसका देखने में या इस तरह के बहुत सारे मोतबर नाम इसलिए भी रखे जाते हैं बाज़ औक़ात के इसकी ज़रा क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो जाए, तो ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी में इजाफा करने के लिए नाम रखा गया था कि या कि वाकई इसका कोई ताल्लुक है इस इदारे के साथ? अच्छा असद, मैंने जितना इस पे स्टोरी पे काम किया है, मैंने इसकी असल में डेवलपर्स के नाम से जो लोग बनाते हैं उसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है, वो मुतलका डीसी ऑफिस में होती है, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में। वहाँ से मैंने रिकॉर्ड चेक किया, उन्होंने कहा इस नाम की कोई डेवलपर हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। 2004 के ऑनवर्ड्स आज तक कोई ऐसी हमारे पास डेवलपर कोई रजिस्टर्ड नहीं हुई। उसके बाद फिज़िकली मैंने इसका जाके सिमली डैम रोड पे भी जायज़ा लिया और उसके बाद पनी गाला भी गया जहाँ पे मुमकिन तौर पर इनको प्लाट दिया जाना था। वहाँ पे भी मैंने देखा है, वहाँ पे इस नाम का कोई बोर्ड नहीं है। मुकामी लोगों से पूछा है जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो 90s से रह रहे हैं, अर्ली 90s से रह रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि इस नाम की हमने कोई स्कीम यहाँ देखी ही नहीं, कोई बोर्ड नहीं देखा, कोई लगा नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद इनके जो लेटर्स हैं जो हमें इन्होंने शहनाज ने हमें दिए हैं, लेटर्स दिए हैं, उस पर जो एड्रेस लिखा है, एड्रेस के हवाले से मैं गया हूँ G7 मरकज़ में, उस प्लाजे में गया हूँ। प्लाजा तो मौजूद है लेकिन सेकंड फ्लोर पे जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पे भी वो भी वहाँ पे जो किराएदार रह रहे हैं उन्होंने कहा जी हम तो पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट ऑफिस है उनका, हम इस शायद कुरैशी नाम का हम तो बंदा भी नहीं जानते ना हमें पता है। इवन कि उस प्लाजे के मालिक का भी यही कहना है कि इस नाम के बंदे ने, ये तो इसने फेक एड्रेस लिखा हुआ है, मेरे पास तो ये कभी किराएदार रहा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मतलब कि इस बंदे की नीयत ही फ्रॉड की थी। इस बंदे ने, उसकी इब्तदा ही फ्रॉड से थी, उसकी नीयत ही फ्रॉड से थी। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि एक कनाल का प्लॉट जो बनी गाला की बदतरीन लोकेशन पे भी, खाई वाली लोकेशन पे भी है, वो उसकी प्राइस 2004 में भी उसकी प्राइस जो है वो मोर देन 10 लाख थी उस वक्त भी। और जो सिमली डैम पे इन्होंने कहा 20 कनाल का फार्म हाउस 10 लाख रुपए में उसने देना था, उस टाइम भी सिमली डैम पे फार्म हाउस की कीमत इतनी नहीं थी, 15 से 20 लाख रुपए उस वक्त भी कीमत थी 2004 में। आज तो खैर वो करोड़ों में मालियत है उनकी। लेकिन ये इस नाम के, उसके बाद कुरैशी साहब को फ़ोन करने की कोशिश की ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आ जाए। उन्हें मैंने मैसेज भी किया, मुतअद्दिद नंबरों से मैंने उन्हें फ़ोन किया, 5-6 नंबरों से उन्होंने ट्राई किया ताकि उनका मौक़िफ़ पता लगे आखिर हुआ क्या, लेकिन उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका, उन्होंने बताया नहीं। बहरहाल इस नाम की, एविएशन डेवलपर के नाम की कोई चीज़ इस शहर में फॉल नहीं करती है अभी तक। ठीक है, तो ये नाम ही उन्होंने बस फर्जी रखा हुआ है और कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। दफातर भी फर्जी थे और जो साहब हैं वो भी ये करने के बाद गायब है। मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अच्छा, अब मैं शहनाज सुल्ताना साहिबा से ज़रा बात करना चाहूँगा। शहनाज साहिबा, ये आपके भी रिश्तेदार थे, वो आप भी उनको जानती थी और मकसूद खान साहब भी जानते थे। आप तो खैर बाहर रहती होंगी, शायद आप उतना नहीं जानती होंगी, मकसूद साहब थोड़ा ज़्यादा जानते होंगे। आपको कभी किसी रिश्तेदार ने नहीं बताया कि ये फ्रॉडी आदमी है, ये फ्रॉड कर रहा है आपसे पैसे लेने के लिए? ये कब आपको पता चला कि ये तो फ्रॉड हो गया आपके साथ? असल में जब मैं यहाँ पर पाकिस्तान से आई हूँ 66 में, तो आप जानते मैं बहुत छोटी उम्र में यहाँ आई थी। उसके बाद से जो है तो मेरी ज़ाहिर ज़िंदगी मसरूफ़ है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तान हमने एक्चुअली जाना शुरू किया, जो रेगुलरली हम लोग गए हैं वो 1990 के बाद से जाना शुरू हुआ है। और हम तकरीबन एवरी ईयर जाते थे, तो इस्लामाबाद जाते थे। मेरी से उस वक्त बिल्कुल मुलाकात नहीं थी, ना मैं इनके बारे में जानती थी कि ऑल्दो कि मुझे बाद में पता चला कि कोई वो रिलेशन क्या कि इनके पेरेंट्स और आबाद जो थे वो प्रोबेबली सेम एरिया से थे जैसा कि मेरे नाना और दादा। तो उस लिहाज से मुझे ये बहुत बाद में पता चला कि इनसे कोई वाकफियत भी है। और फिर ये भी पता चला कि मकसूद भाई की भी और इनसे ज़्यादा बल्कि इनकी भावच की वो ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन मैं, क्योंकि आप अंदाजा कर सकते हैं हम लोग जाते थे 15 या 20 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो 15-20 दिन के लिए, तो उसमें तो इंसान घूमता फिरता है, मिलना जुलना हो गया। और फिर क्योंकि हमारा ख्याल था कि ठीक है अब हम लोग 2007 का हमारा टारगेट था कि हम लोग रिटायर होंगे, तो हमें अपना जो है ना पाकिस्तान के अंदर यहाँ इस्लामाबाद हमें पसंद, हम यहाँ घर बनाएंगे। तो उस सिलसिले में इनसे मुलाकात हुई। मकसूद भाई जो है वो जाहिर है कि उनके बिजनेस में तो बिल्कुल भी कभी शामिल नहीं रहे और वो बेसिकली एक मैं ये कह सकती हूँ ईमानदार सच्चे आदमी। उन्होंने अपने इन ऑल ऑनेस्टी यही सोचा होगा जो कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं,
तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था हमें, उनसे मुलाकात रही, उन्होंने हमें जगह दिखाई, लेकर गए। तो जाहिर है वो तो उन्होंने हमें जो बताई कीमत की आप इतनी रकम दीजिए, हमने कहा ठीक है हम देंगे। लेकिन हमने किसी और, क्योंकि डीलर से रब्ता कभी किया नहीं, तो कुछ अंदाजा नहीं था कि वहाँ पर क्या कीमतें हैं या क्या है, ये चीज है भी या नहीं। और मुझे तो पर्सनली जो था मालूम भी नहीं था कि इसमें यहाँ पर क्या क्या चीजें बेची जाती है। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, ये यहाँ पर हमारे बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप एक वकील को हायर कर लीजिए और ये वकील की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सब कुछ कर दे जी। अब क्योंकि ये साहब जो थे, एक नेचुरली मुझे बाद में पता चला कि इनका फैमिली जानती, तो मुझे कोई रीजन नहीं थी कि मैं उनको डाउट करती कि भाई ये सही नहीं है या ऐसा कर रहे हैं। और बहुत देखने में, मिलने जुलने में बहुत सिंसियर आदमी है, तो वो लेकिन सिंसियरिटी में ही हम लोग जो है ना, बस वो ये धोखा खा गए। और ये बहुत बाद में ये अंदाजा हुआ जब उन्होंने हमें, क्योंकि एवरी ईयर हम पूछते रहे भी आप हमें ये कब देंगे, बस आप आ जाएंगे तो मैं आपको दूंगा। इस दफा बहुत सी उनकी जो थी वजूहात आती रही, एक्सक्यूजेज आती रही। फर्स्ट टाइम उस वक्त अंदाजा जब उन्होंने हमें पहले तो एक ले गए किसी जो स्टाम्प डीलर होते हैं उनके पास, कहा कि नहीं देखिए मैं बिल्कुल सिंसियर, उन्होंने, मैंने आपको बल्कि इसकी कॉपीज भी फॉरवर्ड की थी कि उन्होंने एग्रीमेंट भी किया। और जब वो भी नहीं किसी पाए तक मेरे को पहुंचा, तो फिर उन्होंने मुझे ये चेक दिया। जब मैंने बहुत इंसिस्ट किया, क्योंकि मैंने फिर यहाँ से भी उनको रेगुलर फोन करने शुरू किए, तो उन्होंने मुझे ये चेक दिया। और जब ये चेक बाउंस हुआ तो तब हम लोगों को अंदाजा हुआ कि ये इतना सिंपल केस नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। और उसके बाद तो फिर बहुत सी बातें सुनने को भी मिली उनके बारे में। तो अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास। अच्छा, वो जो चेक बाउंस हुआ उसके अगेंस्ट आपने कोई उनके खिलाफ एफआईआर करवाई? चेक बाउंस होने की तो एफआईआर होती है, आपने कोई कानूनी चाराजोई की है अब तक? नहीं, बिल्कुल नहीं की। मुझे मालूम ही नहीं था कि इसकी एफआईआर करा सकते हैं। ये आपको नहीं मालूम था, तो आपके जो बहनोई हैं मकसूद खान साहब, उनको तो यकीनन मालूम होगा। आप या उनके आपके दीगर रिश्तेदारों को, आपको किसी ने ये मशवरा भी नहीं दिया? नहीं, ऐसी कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हमेशा जो थे वो शाहिद साहब आकर जो थे ना, कोई ना कोई बात कर जाते थे कि नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं हो जाएगा बस ये। अच्छा, अब आप ये कह रही हैं कि आपका केस जो है अभी तक हवा में है, यानी आप किसी अदालत में नहीं है इस केस को लेकर, किसी जगह पर आपने दरखास्त दायर नहीं की रखी हुई है, किसी पुलिस स्टेशन पर आप नहीं गई हैं, अभी तक आपका ये घर के का मामला ही चल रहा है 15-20 साल के बाद भी? जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो है, अब तो कुछ सालों से तो मैंने सुना है कि वहाँ से लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। आपका कोई राब्ता है शहनाज साहिबा उनसे भी? बिल्कुल नहीं। अब किसी उनके करीबी रिश्तेदार से आपका राब्ता? सिर्फ मकसूद भाई से मेरा रास्ता है, वो वास्ता है, इन्हीं से जारे आती हूँ। तो लेकिन ये होता है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और पाकिस्तान जाके एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहूँ, कि मैं अगर थाने जाऊँ, कचहरी जाऊँ, ये फोन, इस लिहाज से हम लोग यही कोशिश करते रहे कि नहीं, क्योंकि हर बार जब भी उनसे बात हुई है, और मेरा ख्याल लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई तकरीबन 3 या 4 साल पहले, और उन्होंने कहा था कि बस बाजी मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, और अब आप इस दफा आएंगी मैं आपको फर्स्ट किस्त जो है 5 लाख की दूंगा और फिर उसके बाद ऐसा दूंगा। लेकिन जाहिर है वो उनके अल्फाज, मेरे हालात खराब हो गए थे, मेरे साथ ये हो गया था, वो इस तरह की कहानी उन्होंने सुनाई होगी आपको, जो कि इस तरह के केसेस में सुनाई जाती है। लेकिन मैं थोड़े थोड़े करके आपको अदा कर दूंगा, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं ये है वो है। अच्छा, अब मैं इस पर जरा जी ठीक है शहनाज साहब, मजीद भी आपसे मैं बात करता हूँ, मसूद साहब से भी, लेकिन पहले उसामा खान मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून। उसामा भाई, ये बताइए कि ये जो मामला है जिसमें अभी तक किसी इदारे से की तरफ ये खातून ने इन्होंने रुजू नहीं किया, शायद इन्हें लगता होगा कि ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है या मेरे पास बहुत पैसे हैं, मतलब मैं स्पेसिफिक इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह के केसेस में आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर आप परसू, या फिर आपके इल्म में नहीं होता कि मुझे क्या रास्ते इख्तियार करने चाहिए या मैं क्या, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। अब चेक बाउंस होना, ये तो इतनी बड़ी इनके पास एक चीज़ मौजूद है, एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसकी बुनियाद पर नॉन बेलेबल, शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वो जो है वो उनकी अरेस्ट हो सकती है। आप जरा इस पर कानूनी पोजीशन तो वाज़ेह कीजिए। असद भाई, सबसे पहले तो एक मैगज़ीन है, लॉ हेल्प्स विजिलेंट्स नॉट इंडोलेंस। ठीक है, ये जो जिनके साथ जो ग्रीव्ड होते हैं, इनको खुद अपना राइट्स का पता होना चाहिए। मुश्तरी होशियार बाश, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये है कि ये जो 489F के ये जो है, सिर्फ FIR ही इनके पास एक रेमेडी रह गई है जो ये अवेल कर सकते हैं।
क्योंकि ये 2009 के बाद इनका जो केसेस है वो टाइम बार्ड हो चुके हैं। रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो रिकवरी का सूट भी 3 साल तक टाइम होता है और ये डिले को कंडोन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक इनके पास थोड़ा सा है, अगर ये मुझे एक दो चीज़ें बता दें कि इनके हस्बैंड कब फौत हुए थे। जी शहनाज साहब, आपके हस्बैंड कब वफात हुई उनकी? मुझे एग्जैक्ट मंथ बता सकती हैं? फरवरी 2015। फरवरी जी, 23 फरवरी 2015। जी नहीं, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी ये कंडोन नहीं हो सकेगा, वो भी डिले टाइम बार्ड हो चुका है, लिमिटेशन लग चुकी है। लेकिन तो ये चेक बाउंस होने की कोई लिमिट तो नहीं होती, जैसे 2009 में गालिबन ये 2009 का चेक था जी? जी हाँ बिल्कुल। तो 2009 में चेक बाउंस हुआ, तकरीबन 9 साल हो गए, तो 9 साल में अब ये तो टाइम बार्ड नहीं है? नहीं असद भाई, इसमें सिर्फ 6 मंथ के अंदर अंदर आपने स्लिप लगवानी होती है जो बाउंस की डेट के बाद। उसकी स्लिप लगवा चुके हैं, अब ये टाइम बार्ड नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग टाइम बार्ड नहीं होती। ठीक है। अब ये अब जा सकते हैं 489F के पर्चा करवा सकते हैं, FIR करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये काफ़ी वीक पोजीशन पे चलेगा कि 9 साल का डिले कहाँ पे है, इसको जस्टिफाई ये कैसे करेंगे। अब इनके पास एक और हल है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जिससे इनको ये एग्जाम्पशन हासिल है, ये क्योंकि ये ओवरसीज़ हैं, बाहर रहते हैं, तो इनको एग्जाम्पशन हासिल है कि टाइम बार्ड की लिमिट से सेक्शन 13 है लिमिटेशन एक्ट का, उसके तहत इनको एग्जाम्पशन हासिल है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनको चाहिए कि फौरी तौर पे 489F के तहत ये FIR करवाएं। ठीक है। FIR इस चेक के अगेंस्ट ही इनके पास वाहिद रास्ता है आपके ख्याल में जो ये अवेल कर सकते हो, और ये ताकतवर रास्ता है, ये कमजोर रास्ता नहीं है बाय द वे। मतलब ये एक ऐसा रास्ता है कि जिससे इनकी रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, इस पर मैं राजा काश साहब से और मकसूद खान साहब दोनों से बात करता हूँ। एक ज़रा मुख्तसर सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बुनियादी जो कहानी है शहनाज सुल्ताना साहबा की, जिनके साथ 20 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था 2004 में, और आज तक एक पाई भी उन्होंने इसके एवज वसूल नहीं की, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। अब मैं मकसूद खान साहब आपके पास आऊँगा। ये जो चेक का के बाउंस होने का मामला है, अब शहनाज साहबा तो ये कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं है कि चेक बाउंस हो जाए तो उसके अगेंस्ट जो है FIR भी हो सकती है, लेकिन आपके इल्म में तो यकीनन होगा। आपने उन्हें ये करने का मशवरा नहीं दिया? इसकी आम एक व्यूअर को लगेगा कि 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आप शायद सिंपैथी रखते होंगे अपने कज़न के लिए, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहते होंगे। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है सर कि आपने इतनी बड़ी फैसिलिटी थी आपके पास और आपने अवेल नहीं की? नहीं, ये शहनाज बाजी ऐसा नहीं चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि FIR हो? नहीं, वो ये FIR की हद तक थी, लेकिन वो कि मैं यहाँ की जो है वो FIR होगी तो लाजमी कोर्ट के अंदर केस जाएगा, और वो कोर्ट केसेस से बेताशा डरती थी कि यहाँ पे आएगा और वो एक लंबा लामथनाई सिलसिला चलता रहेगा, उसका कोई एंड ही नहीं होगा। नहीं, वो तो मगर कह रही हैं कि मेरे इल्म में नहीं है कि FIR हो भी सकती है। आपकी इस मौजू पर क्या आपस में डिस्कशन हुई कि इस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए? नहीं, हमारी डिस्कशंस होती थी, सारी डिस्कशंस होती थी, लेकिन डिसीजन शहनाज बाजी का ही होता था कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती थी कि ये बहुत थोड़े दिन के लिए आया करती थी, उसके अंदर जारी बात है इनको फैसलाबाद भी जाना है और मिलना मिलाना है, शॉपिंग करनी है, और उसमें काफ़ी कम टाइम रह जाता था इन कामों के लिए। तो असल में फिर बात तो ये हुई ना कि आप 20 लाख रुपए को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे, आप समझ रहे हैं ठीक है एक शख्स ने फ्रॉड किया है, कोई मसला नहीं है, चलें अगर मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि जिस पीरियड के अंदर 20 लाख रुपए दिए हैं वो अब कहाँ हो गए, प्रॉपर्टी की सूरत में होते तो वो कितने में शायद 5-6 गुना ज़्यादा हो चुके होते। ये जो हाँ, वो असल चीज़ जो है सबसे ज़्यादा तो उन्होंने वो ख्वाब लूटा ना, जो शहनाज बाजी ये बड़ी नेक खातून है, ये पाकिस्तान में रहना चाहती थी, आना चाहती थी बार बार लंबे अरसे के लिए। इन्होंने
2005 के अंदर 6 महीने के लिए PHA फ्लैट्स में नहीं मकसूद साहब, ये तो देखें ना, बड़ी आप खूबसूरत बातें कर रहे हैं, ये जुमले बड़े प्यारे हैं आपके, जो अगर अफसाने में लिखे जाएं तो कितना खूबसूरत अफसाना होगा वो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपकी उम्र उस वक्त भी कोई 40-45 साल तो होगी शायद, या चलें 35-40 साल होगी। इस उम्र में भी इंसान को ये तो पता होता है ना कि एक मैं प्लॉट किसी को लेकर दे रहा हूं तो उसकी बुनियादी वेरिफिकेशन कर लूं, ये डिपार्टमेंट है जहां से उसको जाके प्लॉट को चेक करना है या मार्केट में उसकी वैल्यू पता करनी है। आपने इतने भोलपन में उनके 20 लाख रुपए लगवा दिए और आपने ये जिम्मेदारी भी उठाई हुई थी, उनके साथ भी चल रहे थे और आपने उनको मुआवनत करना मुनासिब नहीं, यहाँ मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि मैंने नहीं लगवाए, मैं तो ये शहनाज बाजी का ही डिसीजन था कि आप ये करें। और फिर इन्होंने यूके से ही मुझे फ़ोन करके कहा कि मकसूद भाई मैं कह रही हूँ आपसे कि आप ये कर लें। अच्छा, अब राजा काशिफ साहब, सर ये मामला जो है वो अब हमारे वकील साहब तो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा एक ऑप्शन अभी भी इनके पास अवेलेबल है कि ये इस चेक के अगेंस्ट FIR करवाएं, और यकीनन जिस तरह का वो शख्स है मेरा ख्याल है FIR से या जेल में जाकर कुछ ना कुछ तो रिकवरी हो सकती है इनकी। आप कह रहे थे कि आपने उनसे रब्ता किया, आपका रब्ता नहीं हो सका। हमारी टीम ये कह रही है कि हमने भी बहुत रब्ता किया ओपोनेंट पार्टी से, वो हमारा भी फ़ोन नहीं उठा रहे, शायद वो अब किसी का अननोन फ़ोन उठाते नहीं होंगे, मैसेज को भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते। तो ऐसे में तो कानूनी इदारे इसीलिए बने हुए हैं ना कि उनको इस्तेमाल किया जाए इंसाफ लेने के लिए। अच्छा, इसमें आप इनका एक स्टाम्प है, इसमें स्टाम्प मौजूद है, स्टाम्प पेपर को अगर आप देखें तो उसमें भी इन्होंने किसी प्रॉपर्टी का जिक्र ही नहीं किया। वो जो कहते हैं बनी गाला में 1 कनाल का प्लॉट देंगे उसका, अच्छा ये देही रकबे हैं, ये सिमली डैम रोड, ये बनी गाला, ये देही रकबे हैं। इसमें अगर वो देना था उसने तो उसमें वो चीज़ मेंशन करता कि मैं अच्छा ये खसरा नंबर है, ये मौजा है और इस जगह पे दूंगा। अब इनके स्टाम्प पे ऐसी कोई चीज़ नहीं। और एक जो वो फेक सा लेटर उसने दिया है, डमी सा लेटर दिया है, उसमें भी उसने फार्म हाउस नंबर लिखा हुआ है, आप देखें उसको तो J1 इस तरह कुछ उसने लिखा हुआ है। तो उसमें उसने कोई खसरा नंबर नहीं है, कोई रजिस्ट्री, इंतकाल होता, फ़र्द होता, ऐसी चीज़ें दही रकबे की काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। एक चेक डिसऑनर का पर्चा भी बनता है, मेरे ख्याल में कानूनी माहिर तो वही है, वही बता सकते हैं। लेकिन जो स्टाम्प पे एक एग्रीमेंट हुआ है उसमें फ्रॉडुलेंट का भी एक पर्चा बनता है, फ्रॉड का भी एक FIR दर्ज की जा सकती है। मैं क्राइम की भी बीट करता हूँ, थोड़ा सा अंदाजा है शायद उस हवाले से भी उनका, ये तो वही बता सकते हैं। इस यानी फ्रॉड का पर्चा अलग हो सकता है, चेक बाउंस होने का अलग हो सकता है। जी बिल्कुल, 2 पर्चे बनते हैं इन पे, 2 पर्चे बनते हैं। दूसरा भी बनता है फ्रॉड, जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं उनको। सही है। और शहनाज साहबा, ये अब मकसूद साहब कह रहे हैं कि आप इसे घबराती थी कोर्ट कचहरी में जाने से कि नहीं FIR नहीं करवाएं, तो आप फिर जाहिर है इसका हल इसके अलावा तो अगर किसी शख्स ने पैसे अदा करने होते तो तब कर दिए होते, अब आपको वो पैसे क्यों वापस करेगा? तो आप कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करना चाहती हैं शहनाज साहबा? नहीं, उस वक्त जो था वो मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं जॉब में थी और मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो अब अगर आप एक जो बंदा कोई किसी भी किस्म का दावा करता है, अगर वो खुद मौजूद नहीं हो तो वो यही लगता था कि इसी किस्म का होगा। और हमेशा क्योंकि उनकी तरफ से वो भी याद दहानी भी उनको करवाते थे, तो वो कहते नहीं बिल्कुल मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको जरूर दूंगा, आप ये फिक्र नहीं करें, मैं जरूर आपको दूंगा, हर हाल में दूंगा। तो ये भी होता था। तो नेचुरल टाइम की जो पाबंदी थी ना मेरे साथ, उसमें और मैं किसी के ऊपर छोड़ के आ नहीं सकती थी क्योंकि कोई, अगर मैं खुद वहां मौजूद नहीं हूँ तो कोई कैसे उसको पैरवी करता है। मेरा ख्याल है इसका भी कोई कानूनी हल होता है। उसामा साहब, ये क्या किसी शख्स को पावर ऑफ अटर्नी देकर मुकर्रर कर सकती थी अपने रिश्तेदारों को, जो कि मकसूद खान साहब खुद भी हो सकते थे, कि जनाब आप इनके केस को पैरवी कर लें अदालत में मामले को और ज़रा परसू कर लिया करें। तो ये तो मुमकिन था या नहीं उसामा साहब? जी बिल्कुल असद भाई, मैं इसी तरफ आने लगा था। इनके पास 3 तरह की रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। एक है लिमिटेशन, जो ऑर्डर 37 है, ऑर्डर 37 के तहत रिकवरी का सूट फाइल कर सकते थे। एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ये जो एग्रीमेंट जो इनका राजा साहब ने जिक्र किया, राजा के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं ये एग्रीमेंट के ऊपर, कि ये जो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है, तो इसके ऊपर ये कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ को डिले जो हो चुका है, डिले को कंडोन करना पड़ेगा इनको। मेरी सजेशन यही है कि अब ये फौरी तौर पर 489F के साथ तहत अपना FIR करवाएं। और अगर ये स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी किसी पे ट्रस्ट करते हैं, मकसूद खान साहब पे करें या किसी और रिश्तेदार पे, तो ये स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दे के ये सूट फाइल हो सकता है और डिले को डाउन करना पड़ेगा इनको। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं
पावर ऑफ अटर्नी दे के किसी को स्पेशल। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए तो स्पीडी जस्टिस का एक सिस्टम मौजूद है ना हमारे यहाँ। अगर ये एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी अप्लाई करती हैं तो इनको एक स्पीडी जस्टिस वाले रूट पर डाल दिया जाएगा, शायद जो खदशात इनके हैं वो वैसे ना हो। जी, इनका स्पेशल कोर्ट्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को इनके राइट्स को डिफेंड करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं। स्पीडी ट्रायल चलेगा विद इन मेरे ख्याल से 6 मंथ, ये इनको डिसाइड करना पड़ेगा जजेस को। ये ज़्यादा लंबी डेट भी नहीं कर सकते, ये बहुत स्पीडी रेमेडी इनको, और ये बड़ा अच्छा वर्क हो रहा है पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट्स को डिफेंड करने के लिए। तो इस लिहाज से ये बेफिक्र हो जाएं, ये स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी किसी अपने कज़न भाई, किसी बहन भाई को दे के ये सूट फाइल करें और FIR करवाएं उसकी फौरी तौर पे। सही है। अच्छा राजा काशिफ साहब, अब ये जो परसेप्शन है अब है किसी हद तक ये ठीक भी है कि हमारे यहाँ जो सिविल केसेस हैं वो कई साल तक लटके रहते हैं, लेकिन ये आप तो चूँकि इसको डेली बेसिस पे कवर करते हैं, आपकी बीट है, तो ये शनाज साहबा के मामले में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए तो अलग से कोर्ट्स कायम की गई हैं, तो ये मामला कितने अरसे में सिमट सकता था अगर इन्होंने अप्लाई कर दिया होता, या आज भी करें तो कितने अरसे में इसका फैसला हो सकता है? अच्छा, ये अगर 2004 में इन्होंने पेमेंट की अपनी 20 लाख रुपए की, उसके बाद 5 साल इसके डिले होता रहा है, 5 साल बाद उसने 2009 में जाके चेक दिया है, 2009 में 489F का लॉ बन चुका हुआ था, वो कर देते। अब 489F वो भी उसामा साहब बेहतर बताएंगे, 489F में भी जो बंदा अंदर जाता है ना असद साहब, वो भी हाई कोर्ट से जाके बेल ले लेता है। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खा गया हूँ, ख़त्म हो गया, ऐसे वैसे हो गया। इस पर को मजबूत जो है ना, मजबूत इनको लाया अमल इख्तियार करना पड़ेगा, मजबूत कोई FIR होगी, कोई अच्छा वकील इनकी FIR की डॉक्यूमेंटेशन करेगा, दरख्वास्त तैयार करेगा, तो उसके बाद ही इनकी FIR इतनी मजबूत होगी कि वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। क्योंकि मैंने जो चेक किया है, इन्होंने बताया, वो बताया कि वो 2 दफ़ा पहले भी जेल रह के आ चुका है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो फ्रॉड करने की ही नीयत से, किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कौन सा प्लाट किस जगह, कौन सा मल्ले बुक्कू, कुछ भी नहीं। उसने ये इतने सादे हैं कि इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को देखा ही नहीं कि हमें दे क्या रहा है। एक कागज़ के टुकड़े पे 15 रुपए के स्टाम्प के ऊपर उसने 20 लाख रुपए की खतीर रकम ली 2004 में। उस रकम का आज 5-6 करोड़ की वो मालियत बनती है उस पर, अगर वो उनको वो जगह दी जाती फिजिकली, जो उसने वादा किया, जो उसने जिसके लिए उसने पैसे लिए। तो ये जो इनका जो FIR बनती है उस पर स्पीडी जस्टिस तो ज़रूर होगा, लेकिन देखना ये कि उनकी FIR में कौन सी दफात ऐसी लगेंगी, उसामा साहब बताएंगे कि जिससे वो फिक्स हो और वो मजबूर हो वो अपने एसेट्स या कोई ऐसी चीज़ देने के लिए। अब तो एसेट्स का भी इन्हें पता होगा कि उसके ऐसे कोई एसेट्स भी हैं कि वो वापस रकम देने की पोजीशन में भी है कि नहीं। ये इनको बेहतर ये इस बारे में बता सकते हैं। हमारा तो उससे रब्ता ही नहीं हो सका कि हम उससे पूछ सकें कि उसकी अब माली पोजीशन क्या है कि वो अपने पैसे इनको वापस लौटा सकता है, या ज़मीन का जो आज भी यही कर रहा होगा वैसे राय साहब। जी यकीनन, वो जो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा उसे हम मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप, शायद आपके साथ भी आगे से फ्रॉड हो गया हो, आप हमें बताओ तो सही आपके साथ हुआ क्यों, क्या हुआ, आपने इनसे पैसे लिए, कम से कम हमें इन्फॉर्म करो, आपका मौका हो सकता है। ये तो नहीं कह रहे कि आप गलत शख्स अपनी सफाइयां देता है, जो जिसके साथ खुद फ्रॉड हो गया हो वो अपनी सफाई देता है कि जी मेरे साथ भी धोखा हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, हम उसके पीछे हैं, वो हम उससे पैसे रिकवर कर रहे हैं। तो लेकिन इस केस में ऐसा लगता नहीं है। अब एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर साहबा से पूछते हैं कि अब वो क्या इरादा रखती हैं इस केस को परसू करने के हवाले से और अपनी रकम की वापसी के हवाले से। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शनाज सुल्ताना साहिबा, आपने जो वकील साहब हैं उनकी बात भी सुनी और हमारे जो रिपोर्टर है वो बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और एक अरसे से क्राइम की बीट कर रहे हैं, उनकी राय भी बड़ी अहम है, उनकी बात भी आपने सुनी। आप अब क्या इरादा रखती हैं, क्या आप अपने केस को परसू करना चाहती हैं? देखिए, फ़ोन तो मैंने इसी उम्मीद पे किया था कि मुझे पता चले कि मेरी इसमें वेयर डू आई स्टैंड, इस सारे मतलब जो भी मेरे साथ हुआ है कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ, कोई लीगल रेमेडी लेना चाहूँ और मैं देखूँ कि वो, लेकिन उसमें नेचुरली मुझे ये देखना होगा, एक तो ये कि मुझे वहाँ आना होगा पाकिस्तान, जो कि मैं तो आती रहती हूँ, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी आगे कॉस्ट मुझे क्या पड़ेगी और उसकी गारंटी कितनी है कि मैं वाकई कुछ रिकवर कर सकूंगी। ये मसला जो है ना फिर ये बीच में आ जाता है कि अगर मैं जाऊँ भी और मजीद जैसे नेचुरल लीगल शख्स को अपॉइंट करना होगा और
तो उनकी अपनी जो है फीस वगैरह है, टाइम, हर चीज़ है, तो उसमें मुझे वाकई कुछ फ़ायदा हो सकता है या नहीं, ये जो आ जाती है इसका मुझे अब ये सोचना होगा कि मैं जाऊंगी और मैं कुछ करना चाहूंगी, लेकिन मेरी जो है पहुंच कहाँ तक होगी, क्योंकि हमारे जो जस्टिस सिस्टम है ना, अनफॉर्चुनेटली ये एक एक्सपीरियंस है फैमिली के लिहाज से कि हमने देखा कि 10-12 साल 15 साल 20 साल केस चलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो चीज़ें सहमतों की वहाँ पर कोई रेमेडी कोई ऐसी नहीं है कि आप कहें आज अगर आपने करना है इसके इतने दिन के अंदर होना है और उसका कुछ ना कुछ मुझे फ़ायदा होगा। तो ये मुझे सोचना होगा इसके लिए। ठीक है, तो मसूद खान साहब आपकी राय क्या है इस पर? बिल्कुल, जो शहनाज बाजी डिसीजन तो यही लेंगी ना कि क्या कर रहे हैं। नहीं, राय तो आप दे सकते हैं ना, जो डिसीजन ये लेंगी मैं इनके साथ हूँ। नहीं, राय तो आप दे सकते हैं ना कि क्या उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल करना चाहिए इन्हें। और अगर आपको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि जी आप जरा इसको परसू कर लिया करें, तो आप जाहिर है हामी भर लेंगे इसके लिए। हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली, क्यों नहीं। अच्छा, लेकिन मकसूद साहब एक वैसे बात और भी है कि जिस का नाउमीदी वाली बात नहीं है, बहुत सारे केसेस जल्दी हल भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिला भी है, और इनका केस वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जिसमें कई तरह की पार्टीज इन्वॉल्व हों, जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो प्रॉपर्टी की जायदाद और उसकी तकसीम में, जैसा कि आप बहुत सारे केसेस में होता है। ये सीधा साधा सा केस है, एक शख्स ने 20 लाख रुपए लिए और वापस नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी के नाम पर उसने फ्रॉड कर लिया। तो ये तो आसान सा सादा केस है, इसमें शायद ऐसा ना हो कि आपको 20 साल लगें या 25 साल लगें। तो आप तो ये समझते हैं यहाँ पर रहते हुए कि ये इतना भी ज़्यादा नाउमीद होने की कोई बात नहीं है जितनी शहनाज साहब शायद ज़रूरत से ज़्यादा इस पर मायूस दिखाई देती हैं। नहीं, मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ और मैं बहुत चीज़ें ये देख चुका हूँ। मेरा अपना एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। शहनाज सुल्ताना के जो इनका जो आबाई घर है, इनके वालिद की और वालदा की जब डेथ हो गई, सक्सेशन का केस आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है, और 15 साल के बाद हासिल वसूल कुछ भी नहीं। जाएं आप कोर्ट के अंदर पेश हों, ये कम से कम मेरा ख्याल है काफ़ी साल हो गए हैं इसको, बहुत साल हो गए। सक्सेशन का केस 15 साल का अर्सा हुआ है। वो जो वहाँ एक साहब रह रहे हैं, इन्हीं के भाई हैं, और वो केस चल रहा है और चले जा रहा है और वो चलाए जा रहा है। अब सिर्फ उसको अब ये कम से कम 3 साल तो इस बात के हो गए कि उसको बेच के उनके जो हिस्से हैं, जो कानूनी वारिस हैं, उनको दे दें आप। इसके ऊपर केस चले जा रहा है और बेचने नहीं दिया जा रहा। सही है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये लगता है कि ये केस उसकी निस्बत थोड़ा आसान है। राजा साहब, आप इस पर हम वाइंड अप कर रहे हैं प्रोग्राम को, आपकी राय क्या है इस पर? जी, ये जो हवाला दे रहे हैं वो तो वरासती केस है, वरासती जायदाद तो सिविल मैटर होता है। ये तो फ्रॉड का केस है, ये तो क्रिमिनल केस है। ये तो सीधा सीधा 2 FIR बनती है और बंदा अंदर होता है। लाहौर रहता है, पेशावर रहता है, कराची, वो पुलिस की सरदर्दी, वो उठाएंगे उन्हें और जेल में डालेंगे। ट्रायल शुरू होगा, कोर्ट खुद ही डिसाइड करेगा और विदिन 6 मंथ हो जाएगा डिसाइड। इन्हें चाहिए फौरी तौर पे इसे परसू करें, इन्हें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दें, बसौद साहब भी इधर इसको डील करें, शहनाज साहब उधर से बैठ के मॉनिटर करें और इसे फौरी तौर पे इन्हें जाना चाहिए और आप होपफुल हैं कि 6 महीने में इसका रिजल्ट, 6 महीने में इसका कोई फैसला हो सकता है? जी, 6 महीने में फैसला होगा, बंदा फौरी तौर पे अंदर होगा, FIR होगी तो फौरी तौर पे उसको पुलिस उठाएगी, वो पाबंद होगी। और ये काशिफ साहब, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, ये जो आपका चेक बाउंस होता है? जी, चेक बाउंस 489F नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और जो उसमें फ्रॉड के लगेंगे 420, 465, 471, वो भी उसामा साहब बताएंगे, वो भी बड़े मजबूत ऑफेंस है और वो अंदर रहेगा इंशाल्लाह अगर ये परसू करते हैं तो उसे। और 6 महीने में डिसाइड हो जाएगा इसका क्या करना है। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टीज हुई, वो सेल आउट करके, कोई भी उसके एसेट्स हुए तो वो सेल आउट करके इनका लॉस पूरा करेगी, अदालत कोई ऑर्डर पास करेगी अपना इस हवाले से। जी, 6 महीने तो डिसाइड होगा ना, पकड़ा वो फौरी तौर पे जाएगा, फौरी तौर पे जाएगा और 6 महीने में डिसाइड हो जाएगा। ये तो बड़ा, वही मैं कहता कि ये तो मैं इतना ज़्यादा लीगल मामला को समझता नहीं हूँ, लेकिन इस केस में मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सीधा साधा केस है। एक शख्स ने फ्रॉड किया है, उसके चेक आपके पास पड़े हुए हैं, और वो चेक आप दें, चेक बाउंस होने का पर्चा करवाएं, फौरन वो शख्स अंदर होगा, उसका कोई हल नहीं है, यानी वो बेल भी अपनी नहीं करवा सकता। उसामा साहब,
कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी असद भाई, इसमें 489F की FIR हो सकती है। 420, 68 और 71 का जो राजा साहब जिक्र कर रहे हैं वो नहीं हो सकती। वो फौज डॉक्यूमेंट उसने तैयार नहीं किया। उसने वो स्टाम्प पेपर किया ना जी, वो स्टैम्प पेपर पे उसने अपनी ऑब्लिगेशन से फुलफिलमेंट से इनकारी कर रहा है। वो इस चीज़ से उस डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड नहीं है। वो ये 68 और 71 जो है 68, 67 की तब आएगा जब ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड हो जाएगा। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ले सकते हैं सिविल कोर्ट से, जो जिस पे ये राजा साहब जिक्र कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ अटैच होंगी। ये सिर्फ 489F का ही FIR हो सकती है इस पर, और ये विदिन 1 और 2 डेज़ ये अरेस्ट होगा और पहले मैजिस्ट्रेट के पास ये बेल नहीं होगी, सेशन कोर्ट से भी इसकी बेल नहीं होगी, इसकी हाई कोर्ट से बेल होगी। उसकी वजह ये है कि कुछ ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं, कुछ नहीं करते। ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता, इसलिए इसकी तकरीबन 4, 5, 6 माह तक हाई कोर्ट से बेल हो जाएगी। लेकिन 4, 5 माह, 6 माह इसको अंदर रहना पड़ेगा। और आजकल बहुत शुक्रिया उसामा खान। और मैं भी यही कहूँगा शहनाज साहिबा से कि आप थोड़ा ज़्यादा मायूस हैं, और सिविल केसेस चलते हैं, लंबे चलते हैं, लेकिन आपका ये क्रिमिनल केस है, सिविल केस नहीं है, इसलिए आपको नाउम्मीद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एतमाद कीजिए पाकिस्तान के इदारों पर, यकीनन आपको इंसाफ मिलेगा। आप, हमारी राय ये है सबकी कि आपको फौरी तौर पर कानून का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और एक FIR इस शख्स के खिलाफ दर्ज करवानी चाहिए, ताकि बहुत सारे आप जैसे मासूम लोगों को और लोगों को ये शख्स ना लूटे। और एक हमारी देखने वालों के लिए एक राय ये भी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जिसका सबसे पहले हवाला दिया था उसामा साहब ने कि एक मुश्तरी होशियार बाश का भी कानून होता है, या एक चीज़ होती है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं मकसूद खान साहब, तो उसकी ज़रा वेरीफाई करके, उसकी छान पटक करके, उसकी तहकीक करके लेनी चाहिए, ताकि मेहनत और खून पसीने की जो कमाई है वो यूं रायगा ना जाए जिस तरह के आप शहनाज साहिबा की गई है। तो इसके बावजूद बहुत सारे लोगों को इनके केसेस सीखने की यही ज़रूरत है कि तहकीक करके किसी भी शख्स को पैसे अदा करें। और शहनाज साहिबा, आपको चाहिए कि आप कानूनी रास्ता ज़रूर इख्तियार करें, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के इदारों से आपको जल्द और फौरी इंसाफ मिलेगा। मैं सबका मेहमानों का शुक्र करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।